हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? घर पे सभी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी करते रहिए। तो जैसे कि मैं नीतू आप लोगों के लिए सीबीएसई का क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 लेके आई हूँ। इसके पहले 1 और 2 करवा चुकी हूँ और प्ले स्टोर में वो आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही हम लोग चैप्टर 3 को ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में जल के महत्व को लेकर पिंकी और चंदू जो है आपस में वार्तालाप करते हैं। ये सिंपल सा वार्तालाप है। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग जो है महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% लवणीय जल है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है, जबकि 30% से थोड़ा सा कम भौम जल जलकृत जलभृत के रूप में यानी एक्वाफेयर के रूप में पाया जाता है। भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान है। भारत में कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन 1896 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। भारत में कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन बताए जैसे 1896 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। भविष्यवाणी है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा 2025 तक। स्रोत ये संयुक्त राज्य विश्व जल विकास रिपोर्ट 2003 में रिपोर्ट के अनुसार ये बात कही गई है। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। तो जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरणीय योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम जल की कमी की बात करते हैं, हम तत्काल ही कम, जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में किस प्रकार इतना जल होते हुए भी कैसे माथे पे करके इतना दूर, ये कश्मीरी अर्थक्वेक का है। सर्वाइवर कैरीज वाटर इन द स्नो इन डेवस्टेड विलेज का है। देखिए कितना दूर कैसे लेके जा रही हैं। यहाँ पानी के लिए कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये पानी की दुर्लभता की पिक्चर है। एक ओर तो इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रति वर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। ये ही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव के जिस हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। स्वीडन के एक विशेष फॉल्कनमार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है। जब प्रति व्यक्ति को 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक
जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। भारत की नदियां, विशेषकर छोटी सरिताएं, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है और बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना भारत की नदियां जैसे छोटी सरिता जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं। बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि, आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है। इसमें संपूर्ण जीवन खतरे में है। यह द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CSE 1999 के अनुसार ये खोज किया गया था, पता चला था। अब हम लोग देखेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन। तो हम जल संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक अभिलेख, दस्तावेज बनाते हैं और हमारे प्राचीन काल के सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसे उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है। अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए जाते हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रण करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदीय जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध एक नए सामाजिक आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के बृहत स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव पर नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन NGO है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के कहाँ पे? तो गुजरात में नर्मदा नदी पर, यानी नर्मदा नदी कहाँ है? तो गुजरात में है। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगली के बांधों के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य पौधों से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी, विस्थापन का रोग स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। प्राय रिहंद के उत्तरवासियों ने हमें यह बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया। परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद, जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई, पूछते जा रहे हैं, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया? ये जो जानकारी थी ये S. शर्मा, बेली ऑफ द रिवर, ट्रैवल
ओवर डेवलपमेंट इन नर्मदा वैली 1995 से उद्धृत थी। तो सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिए, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। अब हम लोग देखेंगे भारत की मुख्य नदियां और बांध। सबसे पहले मुख्य नदियां और बांध, जैसे कि जानते हैं सबसे मुख्य नदी है, जैसे आप देख रहे हो ये गंगा नदी है। इसकी सहायक नदी गंडक, घाघरा, सोन नदी। अब इधर हम लोग आ जाते हैं, ये राजस्थान है और यहाँ पे गुजरात है। तो यहीं से चली गंगा नदी, यहाँ से टिहरी है आई, इस पर टिहरी बांध है। यमुना नदी, भाखड़ा नांगल, ये बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। यहाँ पे ब्यास नदी है, जा रही है, यहाँ भाखड़ा नांगल बांध है। नरोड़ा बांध है, यहाँ देखो कोटा बैरज जो चंबल नदी से होके जा रही है। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, सरदार सरोवर, ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान था। गुजरात में सरदार सरोवर, ये नर्मदा नदी और तापी नदी है, नर्मदा नदी पर है। ऊपर देखेंगे ये हीराकुंड, सरदार सरोवर, अब यहाँ पे है हीराकुंड, ठीक है। ये हीराकुंड बांध है, ये हीराकुंड देख रहे हैं, ये क्या है, महानदी पर है हीराकुंड। उसके बाद गोदावरी नदी पर प्रवाड़, गोदावरी नदी पर क्या है, प्रवाड़ है। उसके बाद ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी में कोयना, ये कोयना बांध है। यहाँ से नागार्जुन सागर, ये नागार्जुन सागर बांध है। ये तुंगभद्रा नदी जा रही है, इसी पे नागार्जुन सागर है और यहाँ तुंगभद्रा भी है। यहाँ पे ये मेट्यूर, कावेरी नदी पे मेट्यूर, और यहाँ पे क्या है, पेरियार, ये दो हैं। क्या आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगी और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से जो छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों ने न केवल जान माल का नुकसान हुआ अपितु बृहत स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बाढ़ के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुँचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां और फसलों के कीटाणु जनित बीमारी और प्रदूषण फैलते हैं। अब वर्षा जल का संग्रह तो कैसे करें? बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजना के अलाभप्रद असर उन पर उठे विवादों के चलते, आप यहाँ देख रहे हैं कैसे बाढ़ आने पर कितना दिक्कत होता है और कितने जन माल जन की क्षति होती है। देश के बाढ़ संभावित क्षेत्रों के विषय में जानकारी। वर्षा जल संग्रह तंत्र इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रह ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रह के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसे वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई।
पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रह का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेती में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहर इसके उदाहरण हैं। ऐसे देख रहे हैं आप हैंडपंप के माध्यम से पुनः भरण हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह का पहले से जब हम घर बनाते हैं तो हमको पहले से भी प्लानिंग करके इस तरह बनाना चाहिए कि वर्षा का जल आपके छत पे इकट्ठा हो रहा है, उस पाइप के जरिए यहाँ पे इकट्ठा होगा और यही जल आपके नल से फिर आपको सालों भर मिलता रहेगा। अगर हम इस तरह से करें तो हमको जल की कभी भी समस्या नहीं उत्पन्न होगी। दूसरा देखिए बेकार पड़े हुए कुएं के माध्यम से पुनः भरण हो रहा है। जो बेकार पड़ा हुआ कुआं है उसके माध्यम से भी हम जल का कर रहे हैं। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। पाइप का क्या नाम बोले? पीवीसी पाइप। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन यानी फिल्टर किया जाता है और भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनः भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जाता है। शिलांग एक पुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है। काजा गांव के चित्र के अनुभाग हैं जिससे ज़रूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। ये वर्षा जल संग्रह की पारंपरिक विधि है। शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रह व्यवस्था से की होती है। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर फलोदी बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यह सुविकसित छत वर्षा जल संग्रह तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है जिससे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जैसे आप देख रहे हो। ये है छत जल संग्रह। थार के सभी शहरों और ग्रामीण में प्रचलित था। ये वर्षा जल जो कि घरों के ढालू छतों पर गिरता उसे पाइप द्वारा भूमिगत टांका के अंदर ले जाते और भूमि में गोल छिद्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता था। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाया गया है। जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता और यह पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया गया। चित्र में एक छेद दिखाया गया जिसके वर्षा जल भूमिगत टांका में चला जाता है, जैसे आप देख रहे हो। एक रोचक तथ्य इसको नोट करते चलो। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग में छत वर्षा जल संग्रह प्रचलित है। यहाँ रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, बांस ट्रीप सिंचाई प्रणाली। अब ये देखिए बांस ट्रीप सिंचाई प्रणाली क्या है, ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचित पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उससे सैकड़ों
200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचित पानी बांस पाइप में आ जाता है और उससे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट दर घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे किस प्रकार पाइप से पानी आया और इस तरह खेतों में छोड़ दिया जाता है। इस तरह पाइप से पानी आ रहा है और फिर इसको छोड़ दिया जा रहा है। चित्र 2 में देखिए, बांस से निर्मित चैनल से पौधों के स्थान पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है और इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के नीचे स्थानों तक पहुंच जाता है। चित्र नंबर ये 1 है, चित्र नंबर ये 2 है, तो हम 2 और 3 को देखिए। चित्र नंबर ये 2 है और ये 3 है, तो इसको देखेंगे। बांस से निर्मित चैनल से पौधों के स्थान तक जल की बहाव परिवर्तित किया जाता। पौधों तक बांस पाइप से बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता। पाइपों में जल प्रवाह की स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता। उसके बाद चित्र नंबर 4 है ये। इसमें देखिए, यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। ऐसे ये पेड़ के ऊपर से भूमि से ऊपर लेके गए। ये 5 नंबर देखो और ये 6 नंबर है। संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पंथातरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधों की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। ये रहा, पौधों के निकट ऊपर से डायरेक्ट नीचे हुआ, फिर वो उसके जड़ों में डायरेक्ट गिराया जाता था। अब एक रोचक तथ्य ये है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत, वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है तमिलनाडु में। तो ये था हमारा चैप्टर। तो अगर आपको अच्छा लगा हो गाइस, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।